तो व्यंजन कौन होते हैं? तो कहा जाता है कि जिनको बिना स्वर की सहायता से न बोला जा सके वो व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर कौन होते हैं? तो स्वर वे होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इस प्रकार व्यंजन वो हैं जो स्वर के साथ बोले जाते हैं और स्वर के साथ ही बोल सकते हैं, उनको अकेले नहीं बोल सकते। और स्वर वो कहलाते हैं जो स्वयं बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार ये दो प्रकार के हमारे वर्ण या अक्षर हो गए, एक हो गया व्यंजन और एक हो गया स्वर। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। आप लोग जानते हैं कि आप लोग जब छोटे थे, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग क ख ग घ ये सब याद किए थे। तो ये हम जब याद किए थे तो हमको पूरा याद है, अब भी याद है। और हम लोग जो छोटी छोटी क ख ग वाली पुस्तिका होती थी छोटी सी, तो उसमें हम लोग देखे थे कि क ख ग घ ङ ऐसे करके 5-5 अक्षर लिखे रहते थे। तो वो 5-5 अक्षर इसीलिए लिखे रहते थे, उसका एक कारण था। और वो क्या कारण था आज समझिए। देखिए, जो व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों में एक होता है क वर्ग, एक होता है च वर्ग, एक ट वर्ग, एक त वर्ग और एक प वर्ग। मतलब 5 वर्ग होते हैं। वर्ग बनते कैसे हैं? तो सबका पहला अक्षर लिया जाता है, हर लाइन का पहला अक्षर। तो देखिए, इस लाइन का पहला अक्षर क है तो क वर्ग, इस लाइन का पहला अक्षर च है तो च वर्ग हो गया, इसका ट वर्ग, इसका त वर्ग और इसका प वर्ग हो गया। अब ये ध्यान देना है कि हर लाइन में देखिए 5 अक्षर हैं, तो यानी कि एक वर्ग में कई अक्षर? 5 अक्षर हो गए। तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें हो गए। तो ये 5 का हम लोगों ने वर्ग बना लिया है। ये वर्ग बने बनाए हैं, आपको याद कर लेने हैं। पहला अक्षर से आपको याद करना है, ये आपको याद ही होगा। तो आप बस पहले अक्षर से वर्ग बना लीजिएगा कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हो गए। इस प्रकार ये 5 वर्ग हुए और 5 वर्ग में कितने कितने अक्षर? 5-5 अक्षर हैं, क ख ग घ और ङ। तो ये 5, ये भी 5, इस प्रकार 5 वर्ग में 5 अक्षर, तो 5-5 25 हो गए। तो ये हमारे 25 जो व्यंजन हैं वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए यहां मैंने लिखा है कि ये जो है ये पूरे के पूरे यहाँ जो जितने वर्ग हैं, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए 25। स्पर्श क्यों कहते हैं? क्योंकि इन व्यंजनों को, इन अक्षरों को जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ कहीं ना कहीं हमारे मुख में टच होती है, स्पर्श करती है, इसलिए इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हमारी जीभ स्पर्श करती है, कहीं ना कहीं हमारे मुंह में स्पर्श करके ही बोलती है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए बड़ा आसान है कि कौन सा अक्षर जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ कहां कहां टच करती है, ये जानना है। तो अब चलिए चलते हैं, मैंने बना दिया है। देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं क वर्ग वाले, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ मतलब यहां पर। अब इनको आप बोल के देखिए, क ख ग घ ङ। तो ये कहां से बोले जा रहे हैं? कंठ से। यानी कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप अगर चाहें तो इसको बोल करके भी अंदाजा, अनुमान लगा सकते हैं कि वो ये तो यहां से बोला जा रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। अब चलते हैं दूसरे पर, तालु पर। तो देखिए ये तालु कहां होता है? च छ ज झ य, ये तालु से बोले जाते हैं। हमारे मुंह में तालु एक स्थान है, वो कहां है? तो देखिए च छ, तो हमारी जो जीभ है, जीभ का जो बीच वाला भाग है, देखिए वो वहां टच कर रहा है ऊपर, तो वो तालु है। अब बोलिए च छ ज झ ञ, तो हमारी जीभ का बीच वाला भाग ऊपर टच हो रहा है, तो वो क्या है? तालु हो गया। अब आप चाहें तो बोल करके भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस अक्षर का कौन सा उच्चारण स्थान है। अब चलते हैं ट वाले पर। देखिए ट ठ
तो हमारी जीभ मुड़ करके देखिए लग रही है ट ठ। तो हमारी जीभ जहां तालु होता है उससे आगे मूर्धा होता है, उसी मूर्धा में हमारी जीभ देखिए मुड़ करके टच हो रही है। ट ठ ड ऐसे करके ढ ण। तो हमारी जीभ मुड़ रही है और मूर्धा में टच हो रही है। मूर्धा है फिर उसके ऊपर तालु है, तो तालु वाले में च वर्ग जाएगा और मूर्धा वाले में ट वर्ग जाएगा। और देखिए दंत वाले में चलते हैं, ये बिल्कुल आसान है। त थ द, दंत माने दांत, अर्थात ये जो त वर्ग के अक्षर हैं ये दांत से बोले जाते हैं, हमारी जीभ दांत में टच करती है। त थ द बोल के देखिए, है कि नहीं। इस प्रकार आप चाहें तो इसको बोल करके भी अंदाजा लगा सकते हैं, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो आप प्रैक्टिस करिए और आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं अंत वाले पे। देखिए लिखा है प फ ब भ और म। तो इसका ये सोचिए कि ये तो आपको स्वतः ही दिख रहा है कि प फ, यानी कि ये दोनों होंठ से बोले जा रहे हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इस प्रकार देखिए आपका ये पूरा हो गया। आप बोल करके अंदाजा लगाइएगा, अगर जीभ मुड़ करके टच हो रही है तो वो मूर्धा है, और जीभ ऐसे टच हो रही है तो वो तालु है, और यहां से बोला जा रहा है तो कंठ है, और यदि दांत में टच हो रही है जीभ तो वो दंत से अक्षर कहलाएंगे, दंत वाले, और यदि ओठ से बोला जाएगा तो ओष्ठ कहलाएंगे। इस प्रकार ये आपके 25 स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि जीभ ने कहीं ना कहीं स्पर्श किया है। अब देखिए ये आपका तो पूरा हो गया, लेकिन इसमें कुछ और हैं। सबके अंत में देखिए, हर एक वर्ग के अंत में देखिए ये जो अक्षर है ङ, य, ण, न और म, ये 5 जो अक्षर हैं ऐसे खड़े वाले में, हर एक वर्ग का अंतिम वाला जो अक्षर है 5वां अक्षर, वो कहलाता है नासिक्य। क्या कहलाता है? नासिक्य कहलाता है। देखिए मैंने यहां पर लिखा है कि ये नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। कौन? ङ, य, ण, न और म। नासिक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको नाक से बोला जाता है। बोलिए ङ, य, ण, न, म, इसलिए ये नासिक्य से कहलाते हैं। और नासिक्य वाले 5 होते हैं। नासिक्य माने नाक से, तो नाक से बोले जा रहे हैं इसलिए 5 नाक वाले अक्षर हो गए, व्यंजन हो गए। अब इनको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कंठ से और कौन कौन अक्षर बोले जाते हैं। तो देखिए ये तो मैंने आपको लिखा ही है कि ये सब बोले जाएंगे, लेकिन देखिए आगे मैंने तीर मार के लिखा है कि अ, आ, ह और विसर्ग, ये सब भी किसमें आएंगे? ये सब भी आएंगे कंठ में। अब देखिए तालु वाले में चलिए, ये च वर्ग के अक्षर तो आएंगे ही ये वाले, लेकिन ये जो आगे ये है ये वाला भी इसी में आ जाएगा। किसमें? तालु वाले में। ई छोटी है, बड़ी है, य है, और ये वाला स है, तालव्य स, इसको कहते हैं तालव्य स, क्योंकि ये तालु से बोला जाता है। तो तालु से बोले जाने वाले अक्षर देखिए, व्यंजन देखिए, वर्ण देखिए, ये पूरे वहां तक हैं। कंठ से बोले जाने वाले बिल्कुल वहां तक हैं। आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। अब हम लोग चलते हैं मूर्धा वाले अक्षर। तो ये ट वर्ग तो बोले ही जाएंगे मूर्धा से, लेकिन आगे री, र और स, मतलब ये वाले भी किसमें हैं आपके? ये मूर्धा वाले में आ गए। मूर्धा, मुर्दा नहीं भैया, मूर्धा ऐसे है। और देखिए चलते हैं दंत वाले पे। दंत वाले में देखिए ये री है, ल है और स है, ये सब किसमें आ गए? आपके दंत वाले में आ गए। अब हम लोग चलते हैं नीचे, प, फ, ब, भ, म। तो इसमें कौन कौन है? तो इसमें है देखिए, इसमें है आपके ये वाले नहीं हैं, इनको मैं मिटा देता हूं। ये आपके इसमें हैं, उसमें ऊ अक्षर होता है, उसमें मैं आपको लिख देता हूं। देखिए इसमें ऊ है, ऊ और उपधमानीय, उपधमानीय, ये जो होते हैं ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। और ये ऊ अक्षर
और एक होता है बड़ा ऊ, और एक ठो उपधमानीय हो गए। इसको ध्यान से देख लीजिए कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और उपधमानीय तथा ये प वर्ग के जितने अक्षर हैं ये सब किससे बोले जाएंगे? ओष्ठ से। अब आप चाहें तो बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि ओष्ठ वाले में प, फ, ब, भ, म, और फिर उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ और उपधमानीय। दंत वाले में री, ल, स, और ये तो रहेंगे ही। मूर्धा वाले में ये तो रहेंगे ही, आगे री, र और ये वाला स, मूर्धा वाला स। इस प्रकार आपके किस अक्षर का उच्चारण स्थान कहाँ है, अर्थात जीभ कहाँ टच हो रही है, ये देखिए मैंने पूरा लिख दिया है इसमें, आपको पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो य, र, ल और व हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये चारों कहलाते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। देखिए मैंने यहां लिखा है अंतस्थ। और ये स, स और ह, ये क्या कहलाते हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब आप याद करेंगे कि य, र, ल, व ये अंतस्थ हैं। अंतस्थ क्यों हैं? क्योंकि इनको अंदर से बोला जाता है, जैसे य, र, ल, व, ये सब कहाँ है? अंदर से। लेकिन ये ऊष्म क्यों कहे जाते हैं, स, स और ह? क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो इनसे ऊष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है हमारे मुंह से, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, आप अगर अपना हाथ लगाएं अपने मुंह के पास तो इनको बोलने में गर्म हवा निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। आ गया समझ में? अब हम लोग चलते हैं, देखिए क्या कहा जाता है। अच्छा एक बात और है कि इनको एक और चीज कहा जाता है, इनको अल्प प्राण भी कहा जाता है और इनको महाप्राण भी कहा जाता है। आ गया समझ में? इनको महाप्राण और उस पर वाले को अल्प प्राण कह रहे हैं। अल्प प्राण इसलिए कहते हैं, देखिए य, र, ल, व ये अंतस्थ भी हैं और अल्प प्राण भी हैं। स, स, ह ये ऊष्म भी हैं और महाप्राण हैं। अल्प प्राण क्यों कहते हैं? अल्प प्राण इसलिए कहते हैं कि इनको बोलने में अल्प थोड़ी हवा की जरूरत होती है और इनको बोलने के लिए ज्यादा हवा की आवश्यकता होती है, वायु की, इसलिए इनको महाप्राण और इनको अल्प प्राण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन अल्प प्राण होते हैं इनमें। देखिए मैंने बिल्कुल सूत्र की तरह लिख दिया है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। देखिए यहां मैंने लिखा है ये अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष या घोष। तो देखिए हम लोग पहले अल्प प्राण और महाप्राण छांट लेते हैं। देखिए महाप्राण का मैंने ये सूत्र लिखा है, ये अल्प प्राण और यहां महाप्राण हो गया। ये अल्प प्राण का सूत्र, ये महाप्राण का सूत्र हो गया। तो अल्प प्राण का देखिए मैंने लिखा है 135, महाप्राण का 24। इसका मतलब क्या है? हर वर्ग में कितने अक्षर हैं? 5-5 अक्षर। तो यहां मैंने लिखा है 135, यानी हर वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। याद करिए कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण है। सूत्र की तरह याद करिए, अल्प प्राण 135, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण कहलाएंगे। और महाप्राण में चलिए तो महाप्राण में मैंने लिखा है 24, यानी दूसरा और चौथा अक्षर हर वर्ग का दूसरा और चौथा। देखिए मैंने टिक लगाया है महाप्राण, ये पहले है ऐसे, यहां से तीर आ रहा है, ये यहां गया, ख, छ, ठ, थ, फ, ये क्या है? ये महाप्राण है। और ये फिर महाप्राण और कौन है? चौथा, घ, झ, ढ, ध और भ, ये क्या है? महाप्राण। अब हम लोग देखते हैं अल्प प्राण। तो पहला वाला तो पहले वाले का पांचों, तीसरा वाला तो तीसरे वाले का पांचों और पांचवा तो पांचवें का पांचों, ये सब क्या है? अल्प प्राण है। इस प्रकार देखिए सूत्र के माध्यम से आप याद कर लीजिए कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा 135 अल्प प्राण, 24 महाप्राण
अब हम लोग चलते हैं घोष और अघोष की बात करते हैं। तो देखिए ये है अघोष और ये है घोष, जिसको घोष या सघोष दोनों कहा जाता है। तो देखिए घोष या सघोष बात एक ही है। जितने स्वर होते हैं, देखिए मैंने यहां लिखा है कि जितने स्वर हैं वो सब घोष कहलाते हैं या सघोष कहलाते हैं, बात एक ही है। और कौन कौन होते हैं, ये तो स्वरों की बात हो गई कि जितने स्वर हैं वो सब घोष हैं, लेकिन इन व्यंजनों में कौन कौन घोष या सघोष है, बात एक ही है। तो देखिए यहां मैंने लिखा है 345, अर्थात हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर ये क्या रहेगा, सघोष या घोष रहेगा। देखिए सघोष का मतलब घोष के साथ, तो घोष कहें या घोष के साथ कहें, बातें कही है। तो देखिए तीसरा वाला ग में आया है, यहां से घ में आया है और यहां से ङ वाले में आया है। तो ये पांच और ये पांच क्या कहलाएंगे, सघोष या घोष कहलाएंगे। सूत्र क्या रहेगा, सघोष 345 या घोष 345, ये आपको आ गया। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अघोष वाले में क्या है। ध्यान दीजिएगा, अघोष में लिखा है 12, अघोष 12 यानी कि पहला और दूसरा। तो ये पहला वाला 5 अक्षर और ये दूसरा वाला 5 अक्षर क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। अब नीचे कुछ बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहां से लेकर ये यहां तक ये जो है य, र, ल और ह, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके सघोष कहलाएंगे। देखिए मैंने यहां तीर मार दिया यहां पर, ये कौन कौन, य, र, ल, ह और व, ये 5 अक्षर क्या कहलाएंगे, सघोष या घोष। कौन कौन, देखिए य, र, ल, व, ह और 345 ये सब क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे। देखिए मैंने यहाँ सघोष यहाँ भी लिखा हूं और सघोष में ये थोड़े से जो नीचे 5 ठो हैं ये सघोष हो गए। अघोष में, तो अघोष में बचे कौन, तो बच गए ये वाले, तो ये क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। कौन कौन, तीनों स और 12, अर्थात पहला और दूसरा ये अक्षर, ये 5 और ये 3 ये क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। अब आप अगर चाहें तो अपनी पुस्तक में या अपनी कॉपी में इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप चाहें तो आप इसको सूत्र के माध्यम से लिख लीजिए, अघोष 12 और तीनों स, ये क्या है, ये क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। 12 मतलब क वाला और ये ख वाला, ऐसे जो है ऐसे ऐसे हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष कहलाएगा, और स तीनों कहलाएंगे। और य, र, ल, व, ह ये सघोष कहलाएंगे। और इधर 345 अर्थात तीसरा, घ और ङ, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या कहलाएंगे, ये आपके सघोष अर्थात घोष कहलाएंगे। अब थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ है जिसको मैं आपको बता देता हूं कि उच्चारण स्थान में चलते हैं। देखिए उच्चारण स्थान इधर तो आपको पता चल गया, ऐसे ऐसे उच्चारण स्थान बिल्कुल सीधे सीधे मैंने लिखा है, आप बिल्कुल लिख लीजिएगा सीधे सीधे उच्चारण स्थान। और ऐसे ऐसे बांटे हैं तो अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, वघोष हैं। और इधर आप लोग देख ही रहे हैं कि महाप्राण में ये चारों आएंगे, अल्प प्राण में चारों आएंगे, लेकिन सघोष और अघोष में ये इधर ह कट जाएगा और ये तीनों इधर बचेंगे। अब चलते हैं उच्चारण स्थान, ए, औ नहीं, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, ये दोनों है। आपकी परीक्षा में अगर आ जाएगा कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान ए का या ऐ का, तो आप कहेंगे कंठ और तालु दोनों होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान तो कंठ और ओष्ठ दोनों होता है, याद रखिएगा। अच्छा बोल के देखिए कि वो जो ए और ऐ हैं वो कंठ से भी और तालु से बोले जाएंगे। ए, जीभ देखिए टच हो रही है और कंठ से निकल रहा है ए,
ए, लेकिन ओ का बोलिए ओ, औ, तो इसमें ओठ भी आ रहा है, कंठ भी आ रहा है, इसलिए ओ और औ कंठ और ओष्ठ रहेंगे, ए और ए कंठ और तालु रहेंगे, और व का चलते हैं तो वकार, वकार मतलब व का रहेगा दंत और ओष्ठ, अर्थात दांत और ओष्ठ से बोले जाएंगे कौन, व। इसको याद कर लीजिए, परीक्षा में अगर आ जाएगा कि व का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप दंत और ओष्ठ जो ऑप्शन रहेगा दोनों करेंगे, जिसमें जिस ऑप्शन में दंत और ओष्ठ दोनों हो, अगर दंत न हो तो आप ओष्ठ को मारेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बचा है। संयुक्त व्यंजन, ये सब जो होते हैं ये मुक्त व्यंजन है। संयुक्त का मतलब होता है जो दो व्यंजनों से मिल के बने हो, संयुक्त हुए हो, जुड़ गए हो। तो देखिए क्ष, त्र, ज्ञ और ये स्र, ये चार जो हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। देखिए कैसे, ये जो क्ष है, क्षत्रिय क्ष जिसको कहते हैं, ये आधा क और षटकोण स से मिलकर के बनता है। जब भी परीक्षा में आ जाएगा कि बताइए संयुक्त व्यंजन कितने, तो आप कहेंगे चार। तो कौन कौन, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र होता है, जो श्रीमान में श्रीमती में श्री लगता है ना, वो वही है, श्रृंगार वाला। और देखिए, तो ये जो क्षत्रिय क्ष है ये क और षटकोण स से मिलके बनता है, इसको याद रखेंगे। त्र, त्र आप जान ही रहे हैं, आधा त है और पूरा र है, त्र। और ज्ञ वाले में ये आधा ज और य है, तो आधा ज और य, इसलिए इसको कहते हैं ज्ञ। लेकिन आजकल लोग इसको बिगाड़ के बोलते हैं, कहते हैं ज्ञ। जब ज्ञ बोलते हैं तो गड़बड़ हो जाता है कि भाई ज्ञ है तो ग होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये ज और य है, आधा ज और य है, इसलिए ये ज्ञ कहलाता है। और इसको आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछ सकता है कि ज्ञ में कौन कौन से अक्षर मिले या कौन कौन से अक्षर मिलकर के ज्ञ बना है। अब चलते हैं स्र, तो स्र पर देखिए, ये आपका जो है तालव्य स है और ये र है, ये दोनों मिलकर के आपके बन गए हैं स्र, इसलिए ये आपके चार हो गए संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार आपका ये जो परिचय था ये बिल्कुल समाप्त हो गया। अब आप ये ध्यान देंगे थोड़ा सा और कि अगर किसी अक्षर को लिख करके, किसी अक्षर को लिख करके अगर उसके नीचे आप ऐसे कर देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि वो अक्षर आधा हो गया। ठीक है, और इसको हमेशा याद रखेंगे, स्वरों में नहीं, व्यंजनों में। व्यंजन में किसी भी अक्षर को लिख करके यदि आप उसके नीचे ऐसे कर देते हैं तो वो आधा, क के नीचे कर दिए तो क आधा हो गया, म के नीचे कर दिए तो म आधा, अर्थात कोई भी व्यंजन हो उसके नीचे अगर आप ऐसे कर देते हैं, चिन्ह लगाते हैं जिसको हलंत का चिन्ह कहा जाता है, अगर आप ऐसे करते हैं तो वो अक्षर आधा मान लिया जाता है। इस प्रकार देखिए आपका ये व्यंजन का जो भाग था, उच्चारण स्थान कहां से, अर्थात बोला कहां से जाता है, फिर उसके बाद अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, घोष सघोष घोष क्या होते हैं, ये सूत्र के माध्यम से मैंने बता दिया है। आप इसको चाहें तो अपनी कॉपी में एक ढंग से बढ़िया से लिख लेंगे, सूत्र की तरह लिख लीजिए, सब याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अघोष का अगर लिखना हो तो अघोष 12 और फिर स कर दीजिए एक लाइन में। फिर उसके बाद अगर आपको सघोष लिखना हो तो या घोष लिखना हो तो लिखेंगे सघोष या घोष, 345 य र ल व और ह कर देंगे, ये सघोष हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे। और आपको महाप्राण करना हो तो 24, बिल्कुल साधारण, अल्प प्राण 135। इस प्रकार आपका ये पूरा हो गया।